आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, तो ये सेकंड लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज़ का। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपसे 19 एमसीक्यूज शायद डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम बाकी के डिस्कस करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जिस भी सोर्स से अगर पढ़ा है, तो आप लोग उसे रिवाइज करिए। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरी, तो आप लोग मेरे 7888993013 इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा आप टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20th क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास? द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, recording, allocation, summarization and reporting of current and prospective cost is known as, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या जाता है? ये काम क्या जाता है? क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड करना, मेथड्स, टेक्निक्स को, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। कॉस्टिंग का मतलब हो जाता है, कॉस्टिंग का मतलब आ जाता है हमारा जो मेथड्स होंगे ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या जाता है? उसको किस तरह से हमने रिकॉर्ड करना है। मैंने पहले भी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं। एक बेटा होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो जाता है लागत, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था बेटा कॉस्टिंग, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, ये आ जाते हैं हमारे मेथड्स आ जाते हैं। कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। एंड नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी हमारी एंट्रीज है, उसे किस प्रकार से रिकॉर्ड करना, हाउ टू रिकॉर्ड। हाउ टू रिकॉर्ड। हमें जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन सभी खर्चों को हमने अपनी किताबों में लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है। एंड द लास्ट वन इज बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी ये क्या होता है? इट इज कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा? तो बेटा नए प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ, ताकि ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें आपके साथ कांटेक्ट थोड़ा और बेहतर ढंग से होगा। और नई टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा उसको यूज टू होने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा एंड देन इट विल बी एज स्मूथ, बहुत स्मूथली जैसे पहले क्लासेस चलती थी वैसे चलेंगे। ठीक है जी? द नेक्स्ट वन इज बेटा 21 जो आ जाएगा। जो टर्म जो होती है, जो टर्म, कौन सी टर्म? इज comprehensively used to include various aspects such as costing, cost accounting, cost control, cost audit and budgetary control। कौन सी टर्म? तो मैंने भी बताया कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या इंक्लूड होता है? कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों किसका पार्ट है? दोनों के दोनों जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो वो आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। नेक्स्ट वन इज डैश इज कंसर्न्ड विद असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो कॉस्ट को निकालने का क्या चीज होती है, क्या चीज उससे कंसर्न्ड है? तो ये भी आपसे डिस्कस की थी बेटा कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या जाती है? कॉस्टिंग क्या जाते हैं? जो भी मैंने बताया कि कॉस्टिंग क्या होती है, ये मेथड्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो होगा उसे हम क्या कहते हैं?
कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट वन इज 23rd, डैश इज कंसर्न विद अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। तो अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो 23rd में जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कहा जाता है कि जो भी हमारी कॉस्ट है, उसको जो भी हमारी लागत होती है, जो भी खर्चा आता है, उन सबको हमने रिकॉर्ड करना होता है। और जो प्रोसेस है, जिस वे से हम अपनी किताबों में इसको लिखते हैं, तो वह आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी आपसे पीछे मैंने डिस्कस किया ये वाला। 24th, dash is concerned with formulation and or application of principles, methods and techniques of costing। तो जो भी हमारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स, उनको अप्लाई करना, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग को यूज़ करना, ये किसका काम है बेटा, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम है। किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम है। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट अकाउंटेंसी काम आ गया, तो उसमें आ जाएगा। बाकी देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस थी हमारे पास। और ऑप्शन में था कॉस्ट अकाउंटिंग था या कोई और भी था, तो हमारे लिए आंसर जो आ जाएगा दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। 25th, द evolution of cost accounting took place because of, अब फिनेंशियल अकाउंटिंग में कई ड्रॉबैक्स है, कई लिमिटेशंस थी, जिस वजह से जो हमारा जो हमारा काम था, हमारी जो वर्किंग थी, वो प्रॉपर वे से नहीं चल रही थी। सो ड्यू टू द लिमिटेशंस थी जो कॉस्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग की, जिस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इवैल्यूएशन हुई, उन कमियों को दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को इवैल्यूएट किया गया, उसकी इवैल्यूएशन हुई। 26th, डैश हेल्प्स द मैनेजमेंट टू एलिमिनेट inefficiency caused by material wastage, use of obsolete machinery, improper planning। तो कौन मैनेजमेंट की मदद करता है, जो भी इनएफिशिएंसीज होती है मटेरियल वेस्टेज की में, किसी भी जो ऑब्सोलीट मशीनरी में, तो बेटा फिनेंशियल अकाउंटिंग का काम भी नहीं है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का काम नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने क्या बताया था, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में बेटा, क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, एक ऑब्जेक्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो होता है दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को रिड्यूस करना, जो हमारी वेस्टेज है उसको अवॉइड करना, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आज का टाइम बेटा इसमें कंपटीशन बहुत है, हमारा जो इन्वायरमेंट है इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, और वही फर्म्स सर्वाइव कर सकती हैं जिनकी मिनिमम कॉस्ट होगी, जिनके प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे कम होगी। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इसमें मदद करती है। 27th, dash covers accounts of whole business relating to all commercial transactions। क्या कवर करता है अकाउंट्स ऑफ होल बिजनेस, तो इसमें जो आ जाता है फिनेंशियल अकाउंटिंग कवर करती है अकाउंट्स ऑफ होल बिजनेस, बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी इसकी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो होता है, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है। नेक्स्ट इज 28th, a unit of quantity of product service। तो यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट या सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड। तो वो यूनिट, जैसे हम बात करते हैं कॉस्ट पर, हम बात करते हैं किसी भी पर टन, पर लीटर, पर मीटर, पर क्विंटल। तो ये जितनी भी चीज़ होती हैं जो किसी भी क्वांटिटी, जो प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, सर्विस को जो एक्सप्रेस किया जाता है पर यूनिट के हिसाब से, इन रिलेशन टू विच कॉस्ट को हम एक्सप्रेस करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट यूनिट बात करते हैं। जैसे आ जाता है हमारे पास पर केजी, पर क्विंटल, पर टन, पर एम्प्लॉय, ये जितने भी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये कॉस्ट यूनिट को जो होगा वो शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29th में क्या पूछा गया है, लोकेशन, पर्सन और आइटम और इक्विपमेंट फॉर विच
cost may be ascertained and used for the purpose of cost control is known as, उसे हम क्या कहते हैं, जो कॉस्ट सेंटर क्या आ जाता है, वी आर हैविंग कॉस्ट सेंटर, वी हैविंग कॉस्ट यूनिट एंड वी आर हैविंग प्रॉफिट सेंटर, वी आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये जो 4 आइटम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होगा, ठीक है जी, फिर प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, देन कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट यूनिट क्या होती है। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। अब कॉस्ट सेंटर क्या आ जाएगा, ये एक लोकेशन भी हो सकती है, एक पर्सन, मेरी फैक्ट्री में आप देखिए कि मेरी फैक्ट्री में कोई पर्सन काम करता है, अब उसको जो खर्चा पे किया जा रहा है मेरे द्वारा, तो वो क्या आ जाएगा, द कॉस्ट इनकर की जाती है। अब मेरी फैक्ट्री आ जाएगी, लोकेशन, फैक्ट्री में मेरा कितना खर्चा आ रहा है, फैक्ट्री में कितना खर्चा आ रहा है वो क्या है, जो मैं फैक्ट्री की बात करूंगा दैट इज माई कॉस्ट सेंटर। उसके अंदर जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्या कॉस्ट है, वो मेरे लिए कॉस्ट सेंटर है। इंडिविजुअली जो वर्कर काम कर रहा है दैट इज कॉस्ट सेंटर, जिस लोकेशन में काम कर रहा है वो कॉस्ट सेंटर है, जो मशीन पर जो काम कर रहा है वो कॉस्ट सेंटर है। और अगर मैं कलेक्टिवली इन सब को भी कंबाइंड अगर बात करूंगा तो ये भी हमारे लिए कॉस्ट सेंटर है। अब मेरे लिए जो कॉस्ट सेंटर क्या होगा, मेरा कोचिंग सेंटर, दिस इज माई कॉस्ट सेंटर, इसमें जो मेरे क्या क्या खर्चे इनकर हो रहे हैं तो वो जो होगा वो आ जाता है कॉस्ट सेंटर। तो वो एक एक आइटम से भी रिलेटेड हो सकता है, वो एज ए होल को भी हम जो होगा वो कह सकते हैं। द कॉस्ट यूनिट फॉर द गैस इंडस्ट्री इज, गैस इंडस्ट्री जो होगी उसको पर यूनिट किस वे से एक्सप्रेस किया जाता है, पर गैलन या पर टन या क्यूबिक मीटर। सो गैस जो होती है उसे क्यूबिक मीटर के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है। बेटा कॉस्ट अकाउंट उन्होंने सिर्फ लिखा है कि कॉस्ट अकाउंट, हमें नहीं मालूम कि जो जेकेएसएसबी ने जब पेपर जो पुटअप करेंगे उसमें सिर्फ कॉस्ट का बेसिक चीज़ें पूछते हैं या फिर वो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अगर डिटेल में जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितना मेन टॉपिक्स मेन पार्ट जो हो जाए वो आपका कवर हो जाए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास अवेलेबल है। पंचायत में आपने देखा था कि पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था एज़ कम्पेयर टू, और उसके बाद जो क्लास 4 आया तो क्लास 4 का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया था। और ये तो फिनांस अकाउंट असिस्टेंट है, इसमें है ही फिनांस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो अकाउंट से रिलेटेड होगा तो इतना ईजी शायद ना हो, बट मैं वही लेकर चलूँगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड होप फॉर द बेस्ट, कि बहुत भी मुश्किल आएगा तो क्या हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका स्टडी मटेरियल भी बना हुआ है, जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज बेटा 31 क्वेश्चन नंबर, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस आर द 3 इंपॉर्टेंट, ये क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स, ये कॉस्ट के तीनों एलिमेंट्स हैं। तो जब हम एलिमेंट्स पर बात करते हैं तो 3 एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चीज़ लगती है बेटा, उसमें मटेरियल लगता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर लगती है और उसके लिए एक्सपेंसेस लगते हैं। इनको अगेन हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी इनमें डायरेक्ट खर्चा होगा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो बेटा जो भी इसमें डायरेक्ट जो आइटम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब को कलेक्टिवली डायरेक्ट आइटम्स को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओवर हेड्स, जिनको हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उनको हम ओवरहेड्स कहते हैं। क्वेश्चन 32, डैश कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग। तो कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सप्लाई टू अंडरटेकिंग में क्या जाता है, जो मटेरियल कॉस्ट होती है
इज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज। तो कमोडिटीज की क्या कॉस्ट होगी? जो मटेरियल कॉस्ट होगी जो सप्लाई की जाती है किसी भी अंडरटेकिंग को। क्वेश्चन नंबर 33, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेटा हम डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं। तो जो भी लेबर से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट खर्चा होगा उसको हम डायरेक्ट, जो अभी आपसे डिस्कस किया, हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34, the expenses which cannot be directly identified with a particular unit or cost center। जिसे हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ, जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई, डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के साथ, किसी भी कॉस्ट सेंटर के साथ, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप एग्जांपल ले लीजिए, कि जिस आप फर्नीचर या जिस सोफ़ा पर, आपके घर में जो सोफ़ा पड़ा है, आप उसको बंद आंखों से सोचिए कि आपको क्या क्या जो चीज़ें सामने सामने दिख रही है, जो मटेरियल सामने सामने दिख रहा है उस सोफ़ा में लगे, एक फर्नीचर में लगा होगा, दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल। और कई ऐसे खर्चे होते हैं उस पर जो एक्सपेंस भी लगा होगा जिसे हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दी थी, जो मैंने लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें मैंने एग्जांपल दी थी, शायद ऑफलाइन में या ऑनलाइन में है या अभी वीडियो लेक्चर में ना हो, कि अब मेरी फैक्ट्री है, मैंने अपनी फैक्ट्री में, बेटा मेरी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम करे हैं। कितने? 100 वर्कर काम कर रहे हैं जो वहाँ पर प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब इनको मैंने 25-25 के 4 ग्रुप्स में बांट दिया है, ठीक है जी। अब ये काम इतने अच्छे ढंग से नहीं कर रहे थे, मैंने इन सब के ऊपर एक एक सुपरवाइजर, हर एक ग्रुप के ऊपर एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया। अब जो 100 वर्कर्स हैं ये तो भाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हैं, इनके खर्चों को डायरेक्टली मैं आइडेंटिफाई या एट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब ये जो सुपरवाइजर है, क्या इनके खर्चों को मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड? इनको डायरेक्टली मैं आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इसी प्रकार के जो मेरा गेट कीपर है तो वो भी बेटा फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, मगर वो क्या, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या वो अपना प्रोडक्ट बनाने में योगदान डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहा है खर्चे? वो डायरेक्टली अपने जो होगा वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसके जो एक्सपेंस जो हो रहा है उसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कई हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे कहीं भी जो ऑफिस की लाइटिंग होती है, ऑफिस में जो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन होगा, तो ये सब के सब क्या होंगे? इनडायरेक्ट जो होंगे खर्चे होंगे। सो देयर कैन बी इनडायरेक्ट लेबर, देयर कैन बी, पहले मैंने एग्जांपल दी थी सोफा सेट की, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, अभी जो एग्जांपल दी वो इनडायरेक्ट लेबर है। और इसी प्रकार से हमारे पास कई इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, जिससे हम किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज डैश एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस बेटा कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। जो इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्रीगेट, जो इनडायरेक्ट लेबर का एग्रीगेट, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्रीगेट, अभी मैंने पीछे बताया कि जो भी इनडायरेक्ट होता है उनको हम ओवरहेड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। जो भी ओवरहेड कॉस्ट जो इनकर की जाती है फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोक्योरमेंट से लेकर जब तक उसकी प्रोडक्शन नहीं होती फिनिश गुड्स की, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम ऑफिस ओवरहेड्स कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, या सेलिंग? तो जब तक हमारा जो प्रोडक्शन तक अगर होगा, प्रोक्योर करने के बाद प्रोडक्शन तक के जो भी खर्चे होते हैं, तो बेटा उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। फैक्ट्री के बाद ऑफिस कॉस्ट शीट आपने पढ़ी होगी, तो कॉस्ट शीट में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस ओवरहेड्स और आल्सो नोन एज, ऑफिस ओवरहेड्स को बेटा हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, तो बहुत जल्द आपके नेक्स्ट लेक्चर जिसमें बाकी के एमसीक्यूज होंगे। तो बेटा भी जो कॉस्ट, जो अकाउंट्स के जो एमसीक्यूज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस एमसीक्यूज जो अभी मैंने जो अब से डिस्कस करूँगा अभी रेडी कर दिए हैं मैंने, और अभी कोशिश कर रहा हूँ कि और प्रैक्टिस के लिए मैं एमसीक्यूज तैयार कर दूँ, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सकता है कि 3 या 4 क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंट से आए।
और यही आपके लिए जो गेम चेंजर हो सकता है। एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करनी है, एक एक नंबर के लिए। और कई बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने कॉस्ट अकाउंट्स को या डायरेक्ट टैक्स को या इनडायरेक्ट टैक्स को लाइटली ले लेते हैं, वो कहते हैं कि दो दो नंबर या तीन तीन नंबर का ही आना है। तो अगर वो इसको लाइटली लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो यही दो नंबर, यही तीन या यही चार नंबर आपको एज दिलाएगा। और हमें नहीं मालूम कि जेकेएसएसबी की जो नंबर ऑफ एलोकेशन, मैं अपने से नहीं बता सकता कि भाई जो पहला वाला पार्ट था उसमें से वो 8 नंबर का डालेंगे, पार्टनरशिप से 3 का डालेंगे। तो ये उनकी कॉमन सेंस पर रहने दूंगा मैं। तो ये ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है या कोई हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जेकेएसएसबी। तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं कॉस्ट अकाउंट से। बट एक-एक नंबर जो होगा वो आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन में अहम रोल प्ले करेगा, जो नए वाला जो सिलेबस ऐड हुआ है अकाउंट्स में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपके कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, मोस्ट मोस्ट वेलकम। मेरे ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल को भी आप सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो नोन होंगे उनको भी सजेस्ट करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को सर्व करता रहूं। ठीक है जी। और जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बेटर, ताकि there should be no doubt, those who want to be part of my no doubt army। तो जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वे से, इस माध्यम से कुछ ना कुछ इसके जो हम लिमिटेशंस कह सकते हैं, तो इन लिमिटेशंस के लिए ही जो मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस जो बिल्कुल नॉमिनल से, ताकि मेरा भी जो जो अपना लाइवलीहुड चल सके और आप लोगों पर भी बर्डन ना पड़े, बोझ ना पड़े। सो I've started those. If anyone who wants to join it, most welcome. Bye bye. Take care. Bye.